नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर सक्रिय हुई पुलिस। एसडीएम के नेतृत्व में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। उधर चौराहे पर जमकर गरजा पीला पंजा और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जमकर जेसीबी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के महोबा से, जहां पर कोतवाली शहर क्षेत्र के उदल चौराहे पर सौंदर्यीकरण के लिए पुलिस पहुंची और इस दौरान प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने एसडीएम के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण को हटाया है। प्रशासनिक टीम ने जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए अतिक्रमण हटाया और शहर के हृदय स्थल को सजाने संवारने के उद्देश्य को पूरा किया। अभियान जो है वो सूर्य महोत्सव को ध्यान में रखकर सक्रिय रूप से चलाया गया। और खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां पर क्षेत्र में शाम होते ही अवैध मिट्टी खनन शुरू हो जाता है, जिसमें जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से कृषि, बंजर भूमि और अन्य जगहों से भारी मात्रा में मिट्टी निकाली जा रही है। और इस कारोबार में शामिल माफिया बिना किसी डर के कार्य कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जो है वो रास्ता जर्जर हो चुका है ग्रामीणों का और दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो लगातार बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पर रोजाना हजारों रुपए लेकर अवैध खनन की छूट देने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस खनन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है, खेतों की उपज मिट्टी घट रही है और बरसात में जलभराव और कटान जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। और इस मामले ने पुलिस अधीक्षक की ईमानदारी की छवि को भी प्रभावित किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कौशाम्बी से, जहां पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। हाँ भैया, राकेश मौर्य अभी बात नहीं की, तुमने कहा व्हाट्सएप से लगा ले तो। भैया मैं क्या करें बताऊँ। अब वहीं भैया सराय में हमके एक नाला का काम था, तालाब का भी एक चक्रोट मिल गई थी प्रधान जी की। तुमने कहा भैया से बात कर लें। हाँ भैया, हम ये कह रहे थे भैया, हम ये कह रहे थे कि हम बाहर थे, तो मैंने कहा किसी को कोई दिक्कत ना हो, जो भी आप कह देंगे वो निश्चिंत रहें, जो कही दें आप वो करा देवे, जो भी कहें आप करा देवे। हम कहें जैसे दो चक्रोटे हैं। हाँ भैया, अच्छा अच्छा, अभी तो होगा भी नहीं, शाम को होगा जो होगा। हाँ हाँ, प्रधान फोन किए रहे तो हम कह रहे भैया भाई तक बात यह है ना कि हमने कहा पहले भैया से बतिया लें। रात में जो होगा होगा। हाँ अच्छा, रात में चलवाएं। अच्छा रात में, तो कितने बजे तक चलवाएं? चलो भाई, शाम को हम 7 बजे बात करेंगे ना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदुम दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि वायरल ऑडियो में पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। प्रदुम जी, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल ये देर रात का जो एक वहाँ पे पश्चिमी थाना जो है, वहाँ पे एक सिपाही जो सरीरा थाने का मामला है, पश्चिमी सरीरा थाने का मामला है, जहाँ पे एक सिपाही जो कि जितने भी वहाँ पे अवैध कार्य होते हैं, जैसे मिट्टी का खनन या वहाँ पे जुआ खिलाना, इस प्रकार के जितने भी अवैध कार्य होते हैं, उसको लेकर के वो किस प्रकार जो वहाँ के लोग हैं जो अवैध तरीके से कार्य करते हैं उनसे किस प्रकार डील करता है, उसको लेकर के क्या कुछ कितना अमाउंट मांगता है और कितने समय से कितने समय तक कार्य करने का जो है वो समय बताता है, उसको लेकर के कल देर रात 1-2-3 ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें साफ तौर से ये चीज वहाँ पे सुनने को मिला कि वो किस प्रकार से डीलिंग करता है, जिसको लेकर के जब डेली 24 भारत के जो है ट्विटर हैंडल से जब खबर ट्वीट की गई, जिसको लेकर के इसको सीओ संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे तत्काल जांच के आदेश किए हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि अब जो कल शाम को इसकी जब जानकारी मैंने सीओ द्वारा ली गई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कठोर से कठोर इस पे कार्रवाई करूंगा। अगर हम बात करें जो वहाँ पे एसएचओ हैं, उन पे भी जो है जांच बैठा दी गई है, क्योंकि उनके साथ भी एक फोटो वायरल हुई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों का एक सामने चेहरा आ रहा है कि वहाँ के जो कारखास हैं और साथ साथ में जो एसएचओ, दोनों की मिली भगत से ये जितने भी वहाँ अवैध कार्य हो रहे हैं, जिसमें इनका जो है पूरी तरीके से हाथ रहता है। बिल्कुल प्रदुम जी, तो एक सवाल मेरा आपसे और है प्रदुम जी, कि ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, क्या इस पर पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है? नहीं, बिल्कुल, ये कल ऑडियो वायरल होने के बाद में जो वहाँ पे सिपाही है उसको
थाने से अभी दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। और साथ साथ में ये भी जो वहाँ के सीओ हैं उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है रात में ही बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरे थाने को, और अभी 2 दिन में जो है जांच क्लियर होने के बाद में मैंने जांच भी स्वयं कर रहा हूँ, जिसको लेकर के मैंने वहाँ पे जो है थाने में सूचना भी दे दी है। और जैसे ही इस पे जांच में जो है सारी चीजें एकदम सच होने के बाद इस पे जो है इनको लाइन हाजिर किया जाएगा। उसके साथ साथ में अन्य भी जो भी इसमें नियम अनुसार कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही साथ जो वहाँ के एसएचओ हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके भी ये संज्ञान में पूरी तरीके से था इस प्रकार से यहाँ जो कार्यखास है, क्योंकि उसमें जो कार्यखास ये कार्य अवैध करता था और जिसमें सम्मिलित रहता था, इसका हिस्सा वहाँ के जो एसएचओ हैं उनको भी पहुंचता था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रदुम जी। तो वहीं वृंदावन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी की 11वीं महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है और बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने की है। और इस दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकेश मिश्रा, जिलाधिकारी सीपी सिंह और साथ ही एसएसपी, नगर आयुक्त जग प्रवेश और साथ ही कई प्रमुख जो लोग थे वो मौके पर उपस्थित रहे। बैठक में मंदिर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और बुनियादी ढांचों से जुड़े कुल 17 बुनियादी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और बैठक के बाद से मीडिया से बातचीत में कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान के कोटा में स्थित ठाकुर बाके बिहारी जी की संपत्ति का सालों से चिन्हीकृत हो रहा है और ऐसे में जिलाधिकारी मथुरा के निर्देश पर गठित टीम ने राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मंदिर के वो लगभग 15 हेक्टेयर भूमि को सफलतापूर्वक चिन्हित कर लिया है। देखिए, जितना बिंदुवार जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उनमें सभी पर विस्तृत विचार हुआ और विचारोपरांत जो बिंदु थे, चूंकि वो बिंदुवार जो प्रपत्र है इस समय नहीं है, इसलिए मुझे उसका संज्ञान नहीं है। लगभग 17-18 बिंदु थे, तो उसमें रेलिंग से संबंधित था और किस तरह से दर्शनार्थियों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके लिए जो मंदिर के आसपास का जगह है उसमें पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जूता रखने की जो नहीं है, आप लोग स्वयं जानते हैं, इन सब पर चर्चाएं हुई और उन पे आगे जो भी कार्रवाई है वो गोस्वामी बंधु चारों थे हमारे सदस्य, जो उन्होंने भी उस पर सहमति दी, सर्वसम्मति से उस पर। देखिए, जितना तो वहीं बिजनौर में लोगों के बीच रील और गानों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। इस पहल के तहत एक यूट्यूबर ने बिजनौर की स्थानीय बोली में गीत गाकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के असर और भी प्रभावित उपाय बताया है और इस जागरूकता वीडियो को बिजनौर पुलिस ने अपने अधिकारित एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सराहना भी मिल रही है। तो वहीं यूपी के बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन समापन हो गया है और इस कथा में देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजकों के अनुसार 5 दिनों में लगभग 15 लाख से अधिक लोगों ने कथा स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण किया और कथा के दौरान सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र दिव्य दरबार रहा, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं के मन की बात पर्चियों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बताई। इसके साथ ही उन्होंने सैकड़ों महिला, पुरुषों और बच्चों पर भूत प्रेत बांधा उतारने का दावा भी किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय कथा का समापन हुआ है। आपको बता दें कि इस कथा पर लगभग 5 दिन के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने कथा में पहुंचकर हनुमान कथा सुनने का काम किया। वहीं इस कथा पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और विधायक और सांसद यहां पर पहुंचकर कथा पर शामिल हुए। वहीं इस कथा के जो धीरेन्द्र शास्त्री थे, उन्होंने कथा पर हिंदुओं को एक होने की बात कही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस दिन तिरंगे पर चांद नजर आ जाएगा उस दिन देश में हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं उन्होंने सभी से अपील की है कि हिंदुओं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, वरना इस भारत देश में हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। तो
वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में बता दें कि एक गांव में बिच्छू गैंग के हथियारबंद बदमाशों ने एक 17 साल के किशोर का अपहरण कर लिया है और किशोर मंदिर जा रही थी और तभी बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। बेटी के अपहरण की जानकारी मिलते ही पिता जो हैं वो शोर मचाने लगे, जिसके बाद से मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी और इस दौरान गैंग का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी के पिता ने बताया कि घटना सुबह करीब 6:30 बजे हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बिच्छू गैंग का लंबे समय से आतंक है और गैंग के लगभग 2 दर्जन बदमाश रोजाना अवैध असलों के साथ गांव में खुलेआम घूमते रहते हैं और पिता की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हो गई जी हमारी बेटी को जबरई गुंडा सुभाष का लड़का है, तो गुंडा है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम महिला की रहने वाले जी। थाना हमारा भी नाम है। तो हर आदमी उनसे डरा था। घटना मतलब क्या हो गई? घटना बिटिया को हमारी उठा के ले गई। अच्छा नाबालिग है कि बालिग है वो? नाबालिग। ये कितने समय की घटना है? 6:30 के लगभग की है। आज की? अभी बिल्कुल सुबह की जी। तो जब हमने उसका पीछे किया तो तुरंत वो कट्टा लेके हमको मारने के लिए दौड़ा, तो हमें थोड़ी फिसलना पड़ा। जब हमने लड़कन गए चिल्लाओ, जो लोग जब चौंक लगा के भागी हो गई। तो वहीं अम्बेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका के पूर्व रनर प्रत्याशी हाजी अकमल जुगनू द्वारा हर साल की तरह इस साल भी गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम लगातार लगाया गया और जिसके बाद से कड़ाके की ठंड को देखते हुए हाजी अकमल जुगनू ने अपने निजी स्तर पर जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था कराई, जिससे ठंड से बचाव किया जा सके। गरीब और मजलूम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले हाजी को इस पहल के स्थानीय लोगों द्वारा जमकर सराहना भी की जा रही और इस मौके पर हाजी ने कहा कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा का ये कार्य निरंतर करते रहेंगे। तो वहीं बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने युवक के पास से मोबाइल फोन और करीब 3,300 रुपए नकद भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं योगेश कुमार, पिता का नाम जगदीश सिंह, ग्राम खरकोलीपुर, थाना अलापुर, जिला बदायूं के रहने वाला हूँ। कल मैं अपनी दीदी को उनके घर कोलियाई छोड़ने आया था। आज मैं वापस हो रहा था। मुजरिया गांव आरके पब्लिक स्कूल के बीच 2 अज्ञात लोग अपाची बाइक सवार हमारी गाड़ी से आगे लगा दिया और रोक लिया। उतरने के बाद हमारी जेब से मोबाइल 3200 रुपये निकाल लिए और मोबाइल ज़मीन में मारकर और हमें जान से मारने की धमकी देकर उलझाने की तरफ भाग गए। मैं योगेश कुमार। तो वहीं कानपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश अचान की कॉलेज परिषद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि खाटमपुर थाना क्षेत्र में पतरा स्थित बाबा बैजनाथ डिग्री कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में 9 साल के मासूम बच्चे का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी चौकीदार द्वारा दिए जाने के बाद से पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की गहनता से जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से मृतका की नानी लापता बताई जा रही है, जिनका मोबाइल फोन भी बंद है और ऐसे में पुलिस जो है नानी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। तो वहीं यूपी के बदायूं जिले की बिसौली तहसील में तैनात लेखपाल सतीश शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लेखपाल जमीन का पट्टा करवाने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और लेखपाल को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद से एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल लाइंस कोतवाली लेकर पहुंची और लगातार कार्रवाई और शासन के सख्त निर्देश के बावजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
तो वहीं यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हो गया है। नहर में डूब रही एक युवती को बचाने गई दूसरी युवती की गहरे पानी में जाने से डूबकर मौत हो गई। लोगों के अनुसार एक युवती को नहर में डूबते देख दूसरी युवती उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकी। स्थानीय लोगों की मदद से पहली युवती को जान बचा ली गई, जिसे घायल अवस्था में नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। हादसे के बाद से घटना स्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। तो वहीं कासगंज सदर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक कासगंज अंकित शर्मा द्वारा किया गया और ऐसे में निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी ने सलामी लेने के उपरांत थाने का भ्रमण कर पुलिसकर्मियों को बैरक, सीसीटीवी रूम, भोजनालय, साइबर हेल्प डेस्क सहित कई अन्य विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में साफ सफाई, रखरखाव के उच्च कोटि पाया गया है और थाना शस्त्रागार में भी उपलब्ध कारतूस और खोखा कारतूस का पुलिस लाइन जीपी लिस्ट से मिलान करने के बाद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस को पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी बता दें कि ईशा नगर निर्मल तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 12 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई में 38 गौवंश, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 अल्टो कार जब्त की है। पकड़े गए सभी गौ तस्कर जिला सीतापुर के रहने वाले हैं और ये कार्रवाई सीओ और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई है, जिससे क्षेत्र में पशु तस्करी पर कड़ी रोक लगाने का संदेश गया है। तो वहीं लखनऊ के विभूति खंड थाने में ककोरी पुलिस के 2 एसआई और 1 कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर हाईकोर्ट के अधिवक्ता की तहरीर पर दर्ज कराई गई है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि दरोगा उस्मान खान, दरोगा लाखन सिंह और कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह बिना अनुमति के हाईकोर्ट में उनके चैम्बर में घुसकर उनके क्लाइंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस मामले में उच्च अधिकारी ने संज्ञान लिया और तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। और इस कार्रवाई के बाद से पुलिस और अधिवक्ता के बीच हुए टकराव में वकीलों की जीत मानी जा रही है। तो वहीं महोबा जिले के उदल चौक पर अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे के नेतृत्व में पुलिस, प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया और इस दौरान पार्क के बगल फुटपाथ पर रखी गुमटी और खोखे हटाए गए हैं। हालांकि कार्रवाई के दौरान महिलाओं और दुकानदारों ने जमकर विरोध किया और जमीन को निजी बताकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नायब तहसीलदार विवेक तोमर ने कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोककर महिलाओं को एसडीएम कार्यालय में जमीन के दस्तावेज दिखाएं और एसडीएम ने बताया कि यह अभियान शहर के चौराहों, पार्कों और मुख्य स्थलों को व्यवस्थित करने के लिए चलाया जा रहा है। समस्या कुछ नहीं आ रही। थोड़ा सा क्या होता है कि 2-4 साल में नए नए अधिकारी आते हैं और उनको लोग कह देते हैं कि ये नगर पालिका की जगह है, तबकि ये निजी संपत्ति है और उसमें हम लोगों को हमेशा अधिकारियों को कागज दिखाना पड़ता है और फिर मामला टल जाता है इसका। अभी एसडीएम साहब आए थे, आपकी क्या बात है? एसडीएम साहब कह रहे मुझे मालूम है। मैंने कहा साहब आप चाहो तो कागज देख लो। इससे पहले तहसीलदार साहब ने हमारे कागज देखे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि हमारे ऑफिस में आइए आप 1-2 दिन में, वो मान गए। लेकिन अभी एसडीएम साहब आए हैं तो वो फिर कह रहे थे कि ये डब्बे उठाओ। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये निजी संपत्ति है और बरसों से यहाँ पे हिंदू मुसलमान आधे डब्बे रखे हैं। गरीबों का भरण पोषण इसी से चल रहा है साहब। ये कैसे आप हटा सकते जब किसी का इस। देखिए, हमारे पूरे महोबा शहर में निरंतर अभियान चल रहा है। जो हमारे महोबा शहर की सड़कें हैं अतिक्रमण मुक्त रहें, जो चौराहे हैं अतिक्रमण मुक्त रहें। नगर पालिका का भी प्रयास है कि उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, उसे स्वच्छ रखा जाए, जिससे जो भी हमारे नागरिक मार्केट आते हैं, शहर में आते हैं, तो उनको एक अच्छा फील हो कि हमारा शहर अतिक्रमण मुक्त है, हमारे चौराहे अतिक्रमण मुक्त हैं। इसी के तहत आज उदल चौक पर अभियान चलाया गया है। ये अभियान तो वहीं यूपी में पीलीभीत पुलिस ने अवैध कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में उनके कब्जे से 340 गोल्ड और 35 कप सिरप, टी की शीशियां, 488 खाली शीशियां, 110 रैपर और 1900 ढक्कन और 3 स्प्रिट की भरी शीशियां, गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ऐसे में पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो यूट्यूब से नकली कप सिरप बनाने की जानकारी लेकर घर पर ही सिरप बनाते थे और उसे मेडिकल स्टोर और नशेड़ियों को बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और
ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो दवाइयां लेते समय बारकोड और विश्वसनीयता की जांच करें और बिना बिल वाले सिरप ना खरीदें। तो वहीं पीलीभीत जनपद के गजरौला मंदिर के पास नेपाल से आ रही एक टूरिस्ट गाड़ी और सामने से आ रहे ट्रक की भीषण टक्कर में एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घायलों में वीर बहादुर, निर्मल शाही सहित कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और घायलों का उपचार जारी है। तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर से दंपत्ति के बीच कहासुनी के बाद विवाहिता जो है वो शिवानी शर्मा अपने कमरे में दुपट्टे के फंदे पर लटकी मिली। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र के डॉक्टर प्रतीक दाहिया ने हड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि घटना दंपत्ति के बीच विवाद के कारण हुई है और तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रयागराज में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार सिंह उर्फ लाले सिंह ने निर्विरोध जीत हासिल की है। नामांकन के समय बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान भी मौजूद रहीं। चुनाव जीतने के बाद से प्रेम कुमार सिंह को बीजेपी कार्यकर्ता और अधिकारियों ने फूल मालाओं से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वो हांडिया की जनता की सेवा और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इस अवसर पर कई दिग्गज बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के लिए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं, अदरवाइज भी कर्मचारी, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने ऐसा स्वागत किया हमारा। जी आज प्रेम कुमार लल्ले सिंह का जोरदार अभिनंदन किया जा रहा है, ये क्या रहा है इसको बताएं। ये भूमि विकास बैंक है और उसके ये इन्होंने जो आज नामांकन किया है शाखा अध्यक्ष के लिए, 3 नामांकन, 3 नाम होने थे सुराव से, यहाँ हंडिया से और फूलपुर से। तो तीनों मेरे ख्याल से अब तक निर्विरोध हो चुके, जो कि 3 बजे तक का टाइम था और तीनों ने किया है। मैं इनको सबको बधाई देती हूँ। भूमि विकास बैंक हंडिया का आज चुनाव की तिथि निश्चित थी, 3 बजे तक नामांकन था। हमारे नामांकन में आदरणीय बहन श्रीमती निर्मला पासवान जी का आगमन हुआ। हम विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, चाहे हमारा मंडल का संगठन हो, चाहे हमारे जिले का संगठन हो, चाहे हमारा काशी क्षेत्र का, चाहे प्रदेश का, सबको विशेष रूप से बधाई देते हैं कि संगठन ने मुझे इस लायक समझा। तो वहीं सहारनपुर के सरसावा कौशिक विहार कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है और घटना के कारणों और हत्यारों की पहचान के लिए पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, इसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं, उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं। और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली इन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार के फिर खुद को मारा, बट अभी ये जाँच का विषय है। दुखद घटना है और जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया लगता है, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ करके पता चला है, उनकी बहन का टेलीफोन आया और उसके बाद आकर के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ करके निकाला, तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये आत्महत्या हो सकती है। लेकिन आत्महत्या भी इस प्रकार से करना, ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है और समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी विकृति का रूप ले रहा है जो लगातार आप देख रहे हैं कि सामूहिक आत्महत्याएं हो रही हैं। उन सामूहिक आत्महत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए ये सारी चीज़ों को समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काम समाज के अंदर बहुत खराब है। हम लोग कई बार देखते हैं कि सामूहिक आत्महत्याएं इस प्रकार से होती हैं। थाने में
संभल के कोतवाली क्षेत्र में यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी की गई और 1 महीने पहले भी सेंटर पर छापेमारी हुई थी और डॉक्टरों को हिदायत भी दी गई थी। और इस बार सिटी मजिस्ट्रेट ने मरीज के परिजन बनकर आशा वर्कर से फोन पर बात की, जिसमें आशा वर्कर ने बिना डॉक्टर की मौजूदगी में मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाने की बात स्वीकार की। छापेमारी के दौरान 12 मरीजों के अल्ट्रासाउंड भी पाए गए हैं और अपराध उजागर होने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। संभल में यूनिक अल्ट्रासाउंड है सक्सेना हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले भी मैं आया था, 1-1.5 महीने पहले, तो उस समय भी वार्निंग इनको दी गई थी कि डॉक्टर की एब्सेंस में रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी एब्सेंस में है अल्ट्रासाउंड ना करें। लेकिन पुनः शिकायत मिली, आज देखा गया यहाँ तो कई लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और आज की डेट में करीब 12 अल्ट्रासाउंड किए जा चुके हैं यहाँ पर और डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं थे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिनका रहना यहाँ आवश्यक है। बिना उनकी उपस्थिति के अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता था। तो एक नंबर भी मिला, आशा, उनसे भी बात की गई, उन्होंने बताया कि हाँ वो मरीजों को यहाँ भेजती हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो ये लीगल चल रहा था, इनका रजिस्ट्रेशन भले ही हो अल्ट्रासाउंड का, लेकिन जो नियमतः लीगल रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति में जो किया जा रहा था इसको सील किया जा रहा है। निर्देश हैं जिलाधिकारी महोदय के, उनकी इसी क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल एक सूची भी मिली है आपकी आशाओं की, कई आशाओं के इसमें नंबर भी है। हाँ, कुछ आशाओं से आपके फोन पर वार्तालाप भी हुई थी। हाँ, 2-3 नंबर हमने मिलाया, उसमें एक आशा से बात हुई है जी। वो अपने पेशेंट यहाँ भेजती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ कौन जो कर्मचारी है उसका नाम उनको नहीं पता था आशा को। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।